आपको सीधे लेकर चल रहे विधानसभा की कार्यवाही में पूरी तरह से नहीं दी गई, वो पूरी दिलवाई जाए, क्योंकि उसको ज्यादा जरूरत है उस टाइम। उसके पास विपत्तियां होती है, उसके पास वक्त होता है बहुत बुरी तरह से। तो मेरा आपसे एक जो है ना स्किंट और चाहूंगा मैं आपसे कि अभी 2019 के अंदर लोकसभा ने बिल पास किया। सर एक ही मिनट तो चाहता हूं। 2019 में लोकसभा ने एक बिल पास किया कि उसके अंदर क्या हुआ, अब पिछले हफ्ते सरोगेसी एक्ट, गोद कोख को जो है किराए पर लेने का एक्ट था, वो पास हुआ है। जितने भी दलित वर्ग के लोग हैं, क्योंकि वो कमर्शियल बन जाएगा, और ये हरियाणा सरकार से मैं आगाह कराना चाहता हूं कि कोख किराए पर धन्यवाद जो धनी आदमी है, पैसे वाला, वही ले सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने अंत्योदय परिवार उत्थान मेले जो लगाए हैं, ये एक बहुत ही ठोस प्रयास है। इसके लिए जो है केंद्र सरकार की या प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं वो हर गरीब तक पहुंच रही हैं। ऐसा 2 दिन मेले गन्नौर में भी लगे, तो मैंने ये देखा कि अब जो है लोग जागृत हो रहे हैं, और इसी तरह से यदि मेले लगते रहे तो इन योजनाओं का वाकई में लोगों को फायदा पहुंचेगा। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी यहाँ धन्यवाद करना चाहूंगी कि शिक्षा जगत में बहुत ही ठोस प्रयास उन्होंने किए हैं। और मैंने एक अपील की थी कि कानपुर में कंप्यूटर की क्लासेस जो है बंद कर दी गई हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दोबारा वो क्लासेस जो हैं शुरू करवा दी गई हैं। हमारी सरकार का जो एक नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी पढ़ाओ का तो बहुत ही अच्छा कार्य चल रहा है। बेटी बचाओ में भी पीसी और पीएनडीटी एक्ट के तहत जो छापेमारी इतनी ज्यादा की गई है, उसके लिए जो लिंग अनुपात की जो दर में सुधार आया है, वो भी काबिले तारीफ है। और कल मेरा एक सवाल लगा था जो कि गलत था थोड़ा सा, कि स्कूल की एजुकेशन को एजुकेशन हो। मैं ये चाहती थी कि पूरी की पूरी एजुकेशन को एजुकेशन हो, तो इससे समाज में ज्यादा सुधार आएगा। और हमारे गन्नौर में जो है 15 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। और अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी मेरी इस बात से सहमत हैं कि को एजुकेशन को और बढ़ावा दिया जाए, तो मैं उनसे उम्मीद करूंगी कि वो पहला को एजुकेशन कॉलेज जो है गन्नौर में ही देंगे, ऐसी मेरी इनसे आशा है। और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि ऐसे गर्दन हिलाने से तो काम नहीं चलेगा। शिक्षा मंत्री जी, आप कम से कम मुझे ये आश्वासन दें ताकि मैं भी जाके गन्नौर की जनता को कह सकूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो है आपकी बात को सुना है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि अगर एक बेटी शिक्षित होती है तो 2 परिवार शिक्षित होते हैं, और अगर एक बेटा शिक्षित होता है तो पूरा सभ्य समाज शिक्षित होता है। तो हमें बेटे और बेटी में इस तरह से कोई भेद नहीं करना चाहिए। अगर दोनों साथ साथ पढ़ेंगे तो एक अच्छा सभ्य समाज की जो है हम आगे उन्नति करेंगे, हमारा राष्ट्र मजबूत बनेगा, हमारा देश मजबूत बनेगा। करनाल से दिल्ली तक मुझे नहीं लगता कोई ऐसा ट्रॉमा सेंटर है। तो मैं एक बात मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगी कि गन्नौर में जो है बड़ी में बहुत ही अच्छी एक पंचायती लैंड हाईवे पे है, उसमें यदि ट्रॉमा सेंटर बनाया जाए तो जो हमारी अंतरराष्ट्रीय फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट जो मंडी बनने जा रही है गन्नौर में, तो उसके साथ अगर ये ट्रॉमा सेंटर बनता है तो इसका बहुत ही फायदा होगा। इस और भी ध्यान दिया जाए। मेरे सामने अभी मैं कई दिन से देख रही हूँ कि 2 लाइनें लिखी हुई हैं, सभा में या तो प्रवेश ना किया जाए, यदि प्रवेश किया जाए तो वहां स्पष्ट और सच बात कही जाए, क्योंकि वहां न बोलने वाला या गलत बोलने वाला दोनों स्थितियों में पाप का भागीदार होता है। तो ये कहानी, ये जो कथन है, ये यहाँ चरितार्थ होता दिख रहा है। 3 दिनों से मैं देख रही हूँ कि मेरे विपक्ष के माननीय सभी साथी, उन्होंने भी एक ही बात कही है कि कुछ भी हो, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री नरम तो हैं लेकिन बहुत ईमानदार हैं। मुख्यमंत्री जी की इस पारदर्शिता को मैं सलाम करती हूँ। मुझे आपने बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुरेंद्र पवार जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने सोनीपत के विधानसभा क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहता हूं। नंबर 1 तो हमारे वहां पे एक 7 गांव ऐसे हैं जी, और उन गांव में 3000 किसानों की समस्या है। ये गांव है कालूपुर, जटवाड़ा, अहमदपुर, कबीरपुर, लहराड़ा और गढ़ी ब्राह्मणा कमासपुर के। इन गांव में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो थी वो अभी तक एक भी किस्त नहीं मिली है। ये 3 साल से लोग जो हैं, इन्होंने पीछे सीएम विंडो पे भी लगाया और
वहां से डिप्टी डायरेक्टर ने भी वो चिट्ठी भेजी हुई है, करीब करीब 1.5 साल 2 साल हो गया, उसका भी यहाँ से कोई जवाब नहीं गया है। दूसरी समस्या, हमारे सोनीपत विधानसभा में जो कॉरपोरेशन एरिया है उसमें आधे से ज्यादा कॉलोनियों में 7A लगा दिया गया है। 7A में ये अब दिक्कत आ रही है लोगों को कि जब रजिस्ट्रियां, जो कोई प्लाट बेचता है या मकान बेचता है तो उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। मैं ये सुझाव दूंगा सरकार को कि जो कॉरपोरेशन एरिया है जिसमें जब एक स्पष्ट है कि कोई भी रजिस्ट्री होगी तो वो कॉरपोरेशन से NOC लेके होगी। जब कॉरपोरेशन NOC दे देता है तो टाउन प्लानिंग ऑफिस से उसकी NOC नहीं मिलती और बहुत लोग परेशान हैं। और ज्यादातर क्योंकि कॉलोनियों में गरीब लोग रह रहे हैं, किसी को अपना प्लाट या मकान बेचना है या खरीदना है तो वो नहीं बिक पाता। तो मेरी सरकार से ये प्रार्थना है कि इस पर बहुत जरूरी है ये ध्यान देना। और मैं तो ये कहूंगा ये समस्या सिर्फ मेरे सोनीपत में नहीं होगी, पूरे हरियाणा में ही होगी, क्योंकि हर एक जगह ये 7A गलत लगा दिया। ये ठीक है कि नई कॉलोनियां ना कटें, लेकिन जो पुरानी कॉलोनियां हैं उन कॉलोनियों में लोग ना तो प्लाट मकान खरीद पाते हैं ना बेच पाते हैं। तो मेरी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी ये प्रार्थना है कि ये बहुत बड़ी समस्या है और गरीब आदमी की समस्या है। एक समस्या हमारे सोनीपत में, और ये भी समस्या जो है ना बल्कि पूरे हरियाणा में ही होगी, जो इंतकाल की समस्या है। क्योंकि पुरानी टाइम में जब रजिस्ट्रियां होती थी तो उस टाइम ये ध्यान नहीं देते थे लोग कि इंतकाल चढ़वाना भी जरूरी है। जब से कंप्यूटराइज रजिस्ट्रियां हुई हैं, इसमें कंप्यूटर नहीं उठाता रजिस्ट्री को जब तक इंतकाल ना हो। तो पुरानी रजिस्ट्रियां लोग लेकर सैकड़ों लोग, हजारों लोग धक्के खाते फिरते हैं और वो इंतकाल नहीं चढ़ता। या फिर ये होता है कि कोई पटवारी से, तहसीलदार से सेटिंग करके कोई 1,50,000 रुपए देके वो अपना इंतकाल चढ़वा लेता है जिसके पास पैसे हैं। लेकिन वो गरीब आदमी जिसका प्लाट ही 1,00,000 2 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का है, तो वो इतनी मोटी रकम भी नहीं दे पाता। तो मेरी सरकार से ये भी सुझाव है कि इस बारे में भी बहुत जरूरी है ये ध्यान देना कि अगर पुरानी जो रजिस्ट्रियां हैं उनका कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए कि इंतकाल उनका, क्योंकि मकान पे बैठे हैं उसको चिन्हित करके उसका नक्शा बना के उसमें कंप्यूटर में ये सिस्टम में डाला जाए कि जिनके इंतकाल नहीं हो रहे हैं पुरानी कॉलोनियों का, तो उनका इंतकाल का रास्ता जरूर निकलना चाहिए। धन्यवाद कुमार साहब। नहीं, एक समस्या और जी मेरे सोनीपत की मैं कहना चाहूंगा, बाद में सिविल हॉस्पिटल की जो मांग है, लिख करके दे दो, आप लिख करके दो। पहले भी श्री स्वास्थ्य मंत्री जी से मांग की थी, राम कुमार कश्यप जी। हमारे सोनीपत सिविल हॉस्पिटल में अभी तक ना कोई कैथ लैब है, ना ही कोई। हमारे प्रदेश का विकास हो रहा है, विकास के साथ साथ बहुत सी चुनौतियां पैदा हो जाती हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए कहना चाहता हूं, जैसे पहले हमें पानी का बड़ा भाव था, पानी मिलता नहीं था, पानी पे अब काबू पा लिया गया, पानी की उपलब्धता हो गई है, तो पानी के साथ साथ निकासी की प्रॉब्लम हो गई है। आज हरियाणा में अगर कोई समस्या है, आज पानी की सबसे बड़ी निकासी की समस्या है। मेरे हलके में इंद्र शहर के पास एक पाल कॉलोनी है, बिल्डर ने वहां पर एक कॉलोनी डेवलप कर दी। उसने जब ये कॉलोनी डेवलप करी, कोई भी उसकी निकासी का प्रबंध नहीं किया, तो बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए इसी प्रकार से एक गांव है अब्दुल्ला पर, वहां का जो तालाब है वो आटा पड़ा है, पानी की निकासी का कोई अरेंजमेंट नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा, इस पानी की निकासी के ऊपर जो है इसका समाधान करें। इसके इसी कड़ी में मैं जोड़ना चाहूंगा, वर्षा जब होती है, पिछले साल काफी वर्षा हुई है, वर्षा के कारण मेरे हलके के उचानी गांव में पानी भर गया, कुंजपर में भर गया। अगर उचानी के आगे हम पानी को आगे ले जाते हैं, आगे माननीय मुख्यमंत्री का हल्का शुरू हो जाता है, शहर का हल्का है, तो शहर पानी में डूब जाता है। तो पानी वहीं रहा तो उचानी के कई गरीबों के घर जो हैं उसमें कृषिगत हो गए। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन रहेगा, जो पानी की वजह से गरीबों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको मुआवजा देकर के उनको बनाने का काम किया जाए। इसके साथ ही आज हरियाणा में, समस्त हरियाणा में बंदरों की समस्या पैदा हो रही है, इनकी भरमार होती जा रही है। मेरे हलके के गांव नगड़ा, रोडान में, गांव डिप्पू में, रिंद्री शहर में बंदरों की बहुत भरमार हो गई है। और ये बंदर ना भरमार हो रही है केवल, बल्कि ये हिंसक भी होते जा रहे हैं। गांव डिप्पू का 1-1.5 साल पहले एक बच्चा जो 12 साल का स्कूल से पढ़ करके आ रहा था, तो जब वो पढ़ के आ रहा था गांव में, तो बंदर उसके पीछे लग गया, तो लड़का वापस दौड़ दिया, उसके साथ ही नहर थी, तो जाकर के नहर में लटक गया, बंदर उसके पीछे गया, उसके हाथ को तब तक काटता रहा जब बंदर, जो बच्चा जो है नहर में नहीं गिरा, डूबा नहीं। तो एक बहुत बड़ी समस्या है, इस समस्या का भी समाधान होना चाहिए। इसके बाद बीपीएल परिवारों की समस्या, मैं ये कहना चाहूंगा भी बीपीएल परिवारों के बहुत कार्ड बने हैं, उनको बहुत सी सुविधाएं दी जा रही हैं, परंतु फिर भी जब हल्के में हम जाते हैं, बहुत से गरीब परिवार ऐसे हैं जो बीपीएल की श्रेणी में नहीं आए और वो योग्य हैं, इसलिए उनका नाम भी उसमें होना चाहिए। लास्ट में सर एक बहुत महत्वपूर्ण, जो बीसी का क्रीमी लेयर
की जो रेखा जो सीमा है 8 लाख से 6 लाख की गई है। मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा उस पर पुनः विचार करे और उसको 6 लाख करे, क्योंकि ये कोई इससे लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता। 8 लाख करें 6 लाख करें, क्योंकि नौकरियां सीमित हैं, योग्यता के हिसाब से मिलेगी। अगर ये करते हैं तो उससे 6 लाख करेंगे तो सभी को एक मौका मिलेगा, सबका साथ सबके विकास नीति पे भी अमल हो जाएगा। धन्यवाद। इंदुराज जी। धन्यवाद स्पीकर सर। स्पीकर सर, जैसे हरियाणा प्रदेश की सरकार झूठे ढिंढोरे पीटने में माहिर है, जैसे इन्होंने कहा बगैर पर्ची खर्ची की बात की, लेकिन एचपीएससी में करोड़ों रुपए मिले जिससे हरियाणा प्रदेश भी शर्मसार हुआ और पूरा देश भी। और दूसरी, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने झूठा ढिंढोरा पीटा, जो हम करते हैं वो करते हैं। लेकिन आपने देखा हल्का बड़ौदा का जो उपचुनाव हुआ उसमें बड़ी बड़ी घोषणाएं तो की सीनियर मेंबर हैं, इतने सीनियर मेंबर हैं, IMT फिर की आप बात की गई, 2 मिनट के 3 मिनट के लिए जनता बुटाना आधा घंटा तो बोल रही है। यूनिवर्सिटी बनाने की बात की। ऐसा मेरा ये प्रयास है कि सभी एक बार सब मेंबर बोल लें, जो बोले नहीं है अभी बस सिर्फ उनको है। जैसे कि बड़ौदा हल्का में IMT बनाने की बात की, जनता बुटाना का यूनिवर्सिटी बनाने की बात की, 2 महिला कॉलेज बनाने की बात करी गई। और बड़ौदा हल्का में आज तक 1 रुपए की कोई भी ग्रांट, कोई भी एक ईंट लगाने का, कोई यूनिवर्सिटी बनाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। मैंने पूछा तो अधिकारियों ने जवाब दिया कि मुख्यमंत्री की घोषणा में नहीं है। और बड़ौदा हल्का में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी छाती पीट के ये कहा कि हल्का बड़ौदा के 2 विधायक होंगे, एक मनोहर लाल खट्टर जी और दूसरा जो भी चुन के आएगा, दूसरा बालू जी। मैं माननीय स्पीकर सर आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ौदा हल्का में पीटीआई टीचरों को भी एक आश्वासन दिया था कि आपके चूल्हों को नहीं बूझने दूंगा, लेकिन आज को उनके पास चूल्हे नहीं रही। उनका भी पीटीआई जो टीचर उनका भी समाधान करने का काम करना चाहिए। और वोकेशनल टीचर हैं जो उन्होंने भी खून से लिखा पत्र दिया, उनके भी समान वेतन की जो बात है उनको भी करना चाहिए। और माननीय स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो तीनों किसान कृषि बिल थे, काले कानून थे, उन्होंने देश की सरकार ने वापस लेने का काम किया। मैं हरियाणा प्रदेश की सरकार को कहना चाहूंगा कि आप सदन में आज ही जो किसानों ने साथ दी है उन सभी परिवारों को एक सरकारी नौकरी और उनको आर्थिक सहायता देने का काम करना चाहिए। और मैं आज सदन में धन्यवाद करना चाहूंगा उस सांसद का जिन्होंने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी का, जिन्होंने राज्यसभा में तीनों काले कानूनों के बारे में किसानों के मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ी और उन्होंने तीनों काले कानूनों को काला कानून बताने की भी बात करी। और चाहे धरने की बात हो, चाहे वो बॉर्डर की बात हो, वहां जाकर उनका समर्थन किया। और मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश की सदन ने भी दीपेंद्र हुड्डा जी का धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद। जय धन्यवाद। लास्ट हरविंदर कल्याण जी। हो गया जी, हो गया। आप तो वरुण जी इतनी बार बोल चुके। नहीं, आप बोल चुके कितनी बार। नहीं बोलो, ये तो बोल 0 आवर में क्या मंत्री बोलेंगे क्या सारे? आप जो बुलाने की बात 1 घंटा बोल चुके वो फिर आपने 0 आवर में बुलाने की बात कही थी, बोल चुके थे, हम बैठ जाए कोई बात। आप देख ले रिकॉर्ड। 0 आवर तो 1.5 आवर हो गया। अब हावर तो आवर का मतलब तो आवर है, उसके आवर के अंदर फिर जितने बोल पाएंगे उतने ही बोल पाएंगे। ये थोड़ी कि सारा दिन चलता रहेगा। चलिए हरविंदर कल्याण जी। स्पीकर सर, बुलाएंगे। आप बैठो, बैठ जाओ। मैं प्रदेश बैठ जाओ। की बैठ जाओ। यमुना बेल्ट के बलबीर सिंह जी टाइम नोट किया हुआ मेरे पास, जब बोले आप। ये देखो 4:31 से 4:35 तक ये लिखा हुआ, 4:31 से 4:35 तक ये बोल चुके। ऐसे थोड़ी है, ऑन रिकॉर्ड है, सारा ऑन रिकॉर्ड है। वो तो आपके ऑन रिकॉर्ड जो चीज है उसको भी आप जुटलाएंगे। कर रहे जी आप हरविंदर कल्याण जी। स्पीकर सर, मैं प्रदेश की यमुना बेल्ट के उन किसानों की समस्या आप कॉन्स्टिट्यूंसी तो कहाँ रह गए? रखना चाहता हूं जिनकी जमीनें दरिया बुर्द होने के बाद बरामद तो हो गई, मगर उनको दोबारा उनकी जमीनों का मालिकाना हक नहीं मिला। स्पीकर सर, क्योंकि बरामदी के बाद इन जमीनों की शामलात दे की अलग खेवट बनाई गई और जो खाना नंबर 4 होता है मलकियत का,
उसमें शामला दे दर्ज है, जबकि किसान वो काश्त के खाने में उसको केवल दर्शाया गया है। स्पीकर सर, इस कारण से 2011 के बाद एक बड़ी समस्या इन किसानों के साथ है। वो अपनी पुश्तैनी ज़मीन की भी ना रजिस्ट्री करा सकते हैं, ना लोन मिलता है, मुआवजा अगर मिलना हो उसमें भी दिक्कत होती है, इंतकाल नहीं होता। तो एक भारी समस्या उन किसानों के सामने है। और मैं ख़ास तौर पर ये बात कहना चाहूँगा स्पीकर सर कि शामलात ज़मीन की जो परिभाषा है वो एक्ट में क्लियर है कि जो ज़मीन दरिया बुर्द होगी वो शामलात की उसमें नहीं आती है, क्योंकि शामलात में तो वो ज़मीन होती है जो साजले तौर पर जो गांव के लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो तालाब है, चाहे गलियां हैं, चाहे स्कूल है, मैदान है, ऐसी वो क्लियर है। तो इसके लिए मेरा अनुरोध है स्पीकर सर कि इसका एक प्रावधान पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट सेक्शन 13A उसमें प्रावधान है जिसमें कलेक्टर को पावर है वो टाइटल जो है उसको क्लियर कर सकता है। तो इसमें आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि राजस्व विभाग एक समय सीमा में ये सुनिश्चित करे कि ऐसे जितने भी केस हैं उनके टाइटल क्लियर हों और जो वो किसान हैं उनको उनकी मालिकाना हक उनको मिले। और दूसरा सर, एक स्पीकर सर, एक अनुरोध मैं और भी करना चाहूँगा कि इन किसानों की एक और बड़ी समस्या है जिसको राजस्व विभाग और कृषि विभाग को मिलकर देखना पड़ेगा, क्योंकि जब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर ये रजिस्टर करते हैं तो जो OTP जनरेट होता है वो उसमें वो है, उस पर बोल लेना आप तो जी, कॉल अटेंशन है उसके ऊपर बोल लेना जरा, मेरा फसल मेरा जी। तो उसमें वो OTP उनको जनरेट हो उसके लिए दोनों विभागों को मिलकर करना पड़ेगा, जो वर्तमान में सरपंच या ग्राम सचिव को धन्यवाद जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। शीशपाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से कुछ मेरे हल्के की और कुछ प्रदेश की समस्याएं से अवगत कराना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों अपने उद्बोधन में कहा कि वो चिराग है, उनकी लड़ाई अंधेरे से है। तो मैं कुछ अंधेरे की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा ताकि वहां रोशनी आ सके। श्रीमान जी, एक तो ये निवेदन है कि सबका साथ सबका विकास एक नारा जिसमें हम चाहते हैं सभी विधायकगण की है कि जो वेगी विधायक आदर्श ग्राम योजना है उसके तहत जो पैसा रुका है वो सबको दिया जाए। इसके साथ साथ मेरे विधानसभा में जैसे कि पहले अवगत हैं आप कि नशे का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। अगर हमने नशे से लड़ना है तो वहाँ खेल है, खेल नर्सरी हमें स्थापित करनी पड़ेगी। तो मैं चाहूँगा कि कालांवाली में स्टेडियम व जो नज़दीक के गांव हैं, चाहे सूरतिया, भीमा, सुखचैन, तमाम गांव जो नज़दीक के हैं, वहाँ वॉलीबॉल का प्रचलन है, तो वहाँ वॉलीबॉल के ग्राउंड हैं वो बनाए जाएं ताकि बच्चे नशे से बच सकें। इसी के साथ मेरे हल्के के ही वेदवाला गांव जो कि हुड्डा के नज़दीक है, वो वहाँ से भूमि अधिग्रहण की गई थी, तो बार बार कभी डिनोटिफिकेशन हो जाता है, कभी वहाँ अलग तरीके की अड़चने हैं, उनको मुआवजा अभी नहीं मिला पूरा। मैं चाहूँगा कि इस समस्या का भी निवारण किया जाए। इसके साथ साथ कालांवाली के अंदर रजिस्ट्री है, जो कालांवाली शहर और कालांवाली गांव दो हैं। कालांवाली गांव की रजिस्ट्रियां भी बंद की हुई है शहर के नाम पर। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि वो भी आरंभ की जाए। इसके साथ साथ आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी का चिराग जिस प्रकार से उन्होंने वादा किया था कि PTI अध्यापक, गेस्ट टीचर, परिवहन विभाग में 2018 में जो भर्ती उन्होंने की कि उनके चूल्हे बंद नहीं किए जाएंगे, तो मैं चाहूंगा कि उनके चूल्हे भी बंद ना किया जाए, उन पर भी आप एक बार अपनी नजर, अपनी रोशनी जरूर डालें। इसी के साथ जिस प्रकार से नंबरदारों की है जो आपके पास बात आई है, बड़ा ही बहुत ही वो सम्मानित पद है, उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। अंतिम बात कहता हुआ कि मुख्यमंत्री जी, CM विंडो में व्यापक भ्रष्टाचार है। साइन है जो अधिकारी खुद कर लेते हैं और उसको वहीं से निपटा दिया जाता है, वो CM विंडो भ्रष्टाचार की विंडो बनकर रह गई है। इस पर भी आप पूरा ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद जी, आप तो कितनी बार बोलिए, अभी तो आपका वो प्रस्ताव आना है। धन्यवाद स्पीकर साहब। नहीं, उसमें ऐसा ना करो, मैं बाकियों को बोलने साहब आपके माध्यम से, आपके उस चक्कर में सारे जो नए आदमी है वो रह जाएंगे। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सदन के अंदर कितना बोल चुके, कितना बोलोगे और? धन्यवाद स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से
जो अभी सरकार एक का बार ध्यान नहीं एक बोले, बहुत उसको ही बोलो। गंभीर विषय में दिलाना चाहता हूं। जो एनजीटी के आदेश आ रहे हैं, एनसीआर रीजन के अंदर जो एनजीटी के आदेश आ रहे हैं, वो तबाही के हैं। पूरे इंडस्ट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। एनजीटी रोज नए आदेश दे देता है। कभी तो इंडस्ट्री बंद करने के आदेश देते हैं, एक एक हफ्ता इंडस्ट्री बंद हो जाती है एनसीआर रीजन के अंदर। कभी कहते हैं एक हफ्ते में आप एक शिफ्ट चलाएंगे 8 घंटे की, कभी वो कहते हैं कि आप सिर्फ इसको गैस आधारित चलाएंगे। अब एक बात बताइए कि गैस आधारित तो जो बॉयलर है वो ऐसे नहीं चल सकता। कोई वॉल नहीं लगा हो कि गैस लगा दे और कोयला डाल दे। उसके लिए हमें कंपनी में भेजना पड़ेगा। हजारों यहाँ पे बॉयलर्स हैं। पूरे इंडिया का स्ट्रक्चर भी अगर उनको चेंज करने में लग जाए 2 से 3 साल में बॉयलर चेंज करेंगे वो। और इसके साथ ही साथ वो कहते हैं आप जनरेटर नहीं चला सकते। अरे भाई लाइट चली जाएगी, लॉट डाई में लगे हुए हैं, जनरेटर बंद हो जाएंगे, लाखों रुपए का नुकसान एक एक कंपनी को रोज हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। हम 8 घंटे चला रहे थे फैक्ट्री। इस तरह से उद्योग पनप नहीं पाएंगे। बहुत ही गंभीर समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या इसमें एक और भी है, हमें एनसीआर में होने का नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान है। हम कंपीट ही नहीं कर पाएंगे। जो इंडस्ट्री नॉन एनसीआर यूनिट के अंदर लगी हुई है उनकी कॉस्ट हमारे से बहुत नीचे जाएगी। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम उनसे कंपीट कैसे करेंगे? और एट द सेम टाइम विद इन द सिटी इवन एनसीआर वाले ये कहते हैं, ये एनजीटी वाले कहते हैं कि जहां पर गैस की सप्लाई है वहां तो कोयला उद्योग से आप चला सकते हैं, कोयले से, लक्कड़ से चला सकते हैं, भूसे से चला सकते हैं, लेकिन जहां हमारी सप्लाई है वहां नहीं चला सकते। तो हम विद इन द सिटी भी हम कैसे कंपीट करेंगे? इसका कोई जवाब नहीं है। हमारा कोई कंपटीशन नहीं रह जाएगा। तबाही के कगार पे इस पे सरकार ध्यान दे, एनजीटी से बात करे, अधिकारियों को लगाए। और जो गैस की कॉस्ट है वो एट पार होनी चाहिए सब जगह। ये नहीं कि गुजरात में कोई अलग कॉस्ट है, यूपी में अलग कॉस्ट है, हरियाणा में अलग कॉस्ट है। कंपीट करना कैसे?